हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पुनः जो है जिस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो में शामिल सारे क्वेश्चंस का जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो आपके बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा उनका लेवल जो है लो है। उसके बाद जो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो है आपके वीडियो को लास्ट तक आपको देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो पैटर्न है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं आप में के एग्जाम में वो आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो जो है किसी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, लुब्रिकेंट की बात करें तो यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में टेम्परेचर और फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये आपके तीन प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ठीक है, और लिक्विड। सॉलिड की बात करें तो ये आपका ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया। सेमी सॉलिड की बात करें तो ये आपका ग्रीस हो गया। ठीक है, और लिक्विड की बात करें तो आपका सोल्यूबल ऑयल हो गया। ये तीन प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या है, तो आपका याद रखेंगे ग्रेफाइट किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट है। या सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या है, तो ग्रेफाइट है। ऐसे ही सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या है, ग्रीस है। ठीक है, और लिक्विड लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या है, तो सोल्यूबल ऑयल है। ये तीन प्रकार के आपके लुब्रिकेंट होते हैं और ये इनके अलग अलग उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का, मेट्रिक या इंटरनेशनल थ्रेड का कोण कितना होता है? तो याद रखेंगे कि मीट्रिक या इंटरनेशनल जो थ्रेड होता है, ये ट्रेड नहीं है, ये थ्रेड है। ठीक है, तो मीट्रिक या इंटरनेशनल थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो सेकंड का 60 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब थ्रेड के एंगल से संबंधित एग्जाम में आपसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे किसी भी थ्रेड से, तो उसका आंसर जो है आप सही प्रकार से करके आएंगे। जैसे कि आपसे एग्जाम पूछता है कि बी ए थ्रेड का एंगल कितना होता है। ठीक है, तो बी ए का होता है 47.5 डिग्री, 47 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस नहीं होता है, 47 डिग्री। इसके साथ ही बी एस पी, ठीक है, बी एस डब्ल्यू, ठीक है, इन सब का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री ही होता है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि एकमी थ्रेड, ठीक है, का एंगल जो होता है 29 डिग्री। इसके बाद से बटरस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग थ्रेड का जो एंगल है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी प्रकार के थ्रेड का एंगल आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आपसे किसी प्रकार से किसी भी थ्रेड का एंगल पूछे तो उसका आंसर जो है आप आसानी से कर पाएँ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी थ्रेड हैं उन सारे थ्रेड का एंगल जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ, ताकि अगर आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के कोई भी थ्रेड एंगल से क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप जो है राइट आंसर करके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सी बियरिंग होती है? तो याद रखिएगा, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जो है तो आपकी बॉल बियरिंग दी जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ड्रिल मशीन की। तो यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, इसका प्रयोग जॉब के अंदर गोल सुराख करने के लिए किया जाता है। ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। ठीक है, नॉर्मली। और बियरिंग की बात करें तो ये आपके दो प्रकार के होती हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। और जहाँ पे अधिक तेज़ गति से कार्य करना हो वहाँ पे हम बॉल बियरिंग का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, तो जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है वो काफ़ी तेज़ गति के साथ चलता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और बॉल बियरिंग में याद रखिएगा कि बॉल बियरिंग जो है आपका पॉइंट कंटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का, ऑटोमोबाइल एवं एयरक्राफ्ट में कौन सी बियरिंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में जो है हमके नीडल रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नीडल रोलर बियरिंग की बात करें तो इसमें आपका लीनियर कंटेक्ट होता है। ठीक है, और ये आपके हेवी लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पे हेवी लोड लिया जा रहा हो, हेवी लोड पे कोई कार्य करना हो, तो यहाँ पे हम नीडल रोलर बियरिंग का भी जो है प्रयोग करते हैं। इसके डायमीटर की बात करें तो 2 से लेकर के 8 मिलीमीटर तक का इसका डायमीटर होता है नीडल रोलर बियरिंग का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसके डायमीटर कितने होते हैं। तो नीडल रोलर बियरिंग का जो डायमीटर होता है वो 2 से लेकर के 8 मिलीमीटर तक का हो सकता है। नीडल का मतलब आप जैसे आपको पता होगा नीडल का मतलब क्या होता है, सुई। तो इसका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे
कि नीडल का मतलब क्या होता है, सुई, और सुई कितनी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, इस वजह से उसका डायमीटर जो है 2 से लेकर के 8 मिलीमीटर के ही बराबर में होता है, इसके करीब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, ABC का अर्थ क्या है। तो जो है हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड में जो है आपके ABC का यूज़ करते हैं, तो जिसमें ABC का अर्थ होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक अर्थ ABC में एक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा एयरवे, B का अर्थ क्या है तो ब्रीदिंग, और C का अर्थ क्या है तो सर्कुलेशन। अगर इस प्रकार से पूछे कि ABC का अर्थ क्या होता है, तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, किस में चुंबक के गुण अधिक होते हैं। तो याद रखिएगा जो आपकी स्टील होते हैं उन उसका स्ट्रक्चर आपका अलग अलग प्रकार का होता है, और यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि किस में चुंबक के गुण अधिक होते हैं। तो स्टील का एक स्ट्रक्चर होता है फेराइट, इसमें जो है स्टील का जो है स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार के स्टील के स्ट्रक्चर में जो है आपके चुंबक के गुण पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा चुंबक के गुण होते हैं किस में, तो फेराइट में होते हैं। फेराइट हो गया, ठीक है, इसके बाद ही पाइराइट हो गया, ये सभी आपके क्या है, स्टील के स्ट्रक्चर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, भारी मशीनों को उठाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट का प्रकार है। तो याद रखिएगा हेवी मशीनों को उठाने के लिए हम आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई बोल्ट कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें हम हुक को क्या करते हैं, फंसा करके इसको हम जो है शिफ्टिंग कर सकते हैं मशीन को। तो ये भी काफ़ी आसान रहता है, मशीन को शिफ्ट करना हो अगर एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसमें क्या करते हैं, आई बोल्ट फिट कर देते हैं। तो याद रखेंगे कि भारी मशीनों को उठाने के लिए प्रयोग किए जाने बोल्ट का नाम क्या है, तो आई बोल्ट। बोल्ट की बात करें नट और बोल्ट, तो ये आपके टेम्परेरी फास्टनर के उदाहरण है, और जो है यह जो है आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपके अलग अलग धातुओं के भी नट और बोल्ट बनाए जाते हैं। स्पेशली अगर एग्जाम पूछता है तो वहाँ पे आप माइल्ड स्टील, आप अगर ऑप्शन में है तो माइल्ड स्टील जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक जो प्रकार का हेक्सा जो है बोल्ट जो है हेक्सा गोनल बोल्ट प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, माइल्ड स्टील का उत्पादन किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा जो मेटल होते हैं उनका उत्पादन जो अलग प्रकार के प्रोसेस से किया जाता है, जैसे कि पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, राट आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा माइल्ड स्टील का, तो याद रखिएगा जो माइल्ड स्टील का जो उत्पादन है वो हम बेसिमर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। पिग आयरन की बात करें तो ये क्यूपुला फर्नेस से, ठीक है। कास्ट आयरन की बात करें तो यह पिग आयरन जो है आपका पिग आयरन जो होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस है, कास्ट आयरन जो आपका क्यूपुला फर्नेस है, और जो राट आयरन होता है ये आपके पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। तो अलग अलग धातुओं को उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार के फर्नेस भी प्रयोग किए जाते हैं। फर्नेस का मतलब था भट्ठी, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिमर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, निकिल का गलनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा जो निकिल का गलनांक होता है वो 1453 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और अलग अलग धातुओं के गलनांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उन सभी को याद रखेंगे। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है, तो 648 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही निकल का गलनांक हो गया 1453 डिग्री सेल्सियस, कापर का गलनांक होता है 1084 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार के अलग अलग धातुओं के 1084, इस प्रकार के अलग अलग धातुओं के गलनांक भी आपसे ये पूछ सकता है। तो ये कापर का गलनांक होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। जिंक की बात करें 420 होता है, जिंक का गलनांक कितना है 420 डिग्री। तो अलग अलग धातुओं का गलनांक भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है, तो सभी धातुओं का गलनांक याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिप फ्लो को कौन कौन नियंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा जो चिप फ्लो होता है, यानी कि चिप का जो बहाव होता है वो आपके रेक एंगल के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। रेक एंगल जो है आपके चिप के फ्लो को नियंत्रित करता है, ठीक है। और मेटल की जो है कटिंग करते समय आपके अलग अलग प्रकार के चिप बनते हैं, जैसे कि सेगमेंटल चिप हो गया, कंटिन्यूस चिप होता है, ठीक है। तो सेगमेंटल चिप्स होता है जो 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 है आपके सॉफ्ट मटेरियल के साथ में बनता है, और ब्रिटल जो चिप्स होता है वो आपके जो है हार्ड मटेरियल के मशीनिंग करते समय बनता है, ठीक है। रेक एंगल की बात करें तो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रेक एंगल होते हैं। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम पॉजिटिव रेक एंगल, ब्रास के लिए और जो है जीरो रेक एंगल, और टंगस्टन कार्बाइड के लिए हम नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार के रेक एंगल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, स्ट्रिंग टूल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा जो स्ट्रिंग टूल होती है वह पैटर्न मेकर के द्वारा प्रयोग की जाती है। यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि पैटर्न मेकर कौन से रूल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा स्ट्रिंग रूल आपका राइट आंसर है, ठीक है।
और श्रिंक रूल की बात करें तो यह जो नॉर्मली आपकी कॉमन जो होती हैं, आपकी जो नॉर्मल स्टील रूल होती है, उससे इसकी थोड़ी जो मार्किंग होती है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है, यानी कि इसका जो साइज़ होता है थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। ठीक है, ताकि अगर जॉब की माप लेने के बाद, मोल्डिंग करने के बाद पुनः उसको ठंडा किया जाए तो वो अपने वास्तविक साइज़ के आकार में आ सके, साइज़ में आ सके। ठीक है, इस वजह से इसकी थोड़ी जो ग्रेजुएशन है थोड़ी बड़ी रखी जाती है। एग्जाम इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्टील रूल की ग्रेजुएशन बड़ी रखी जाती है, तो श्रिंक रूल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्रोंज की ड्रिलिंग करते समय किस को कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखिएगा, ब्रोंज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इन सब की ड्रिलिंग करने के लिए हमें किसी प्रकार की कूलेंट की जरूरत नहीं होती है, तो ड्राई एयर आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार की, जैसे कि एल्युमिनियम के लिए हम केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम की ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम की ड्रिलिंग करते समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, बेंच वाइज का जाब बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बेंच वाइज के जो जबड़े होते हैं वो आपके टूल स्टील के बनाए जाते हैं। वैसे ही बेंच वाइज का हैंडल या स्पिंडल जो होता है आपके माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, और इसकी जो बॉडी होती है आपके कास्ट आयरन से बनाई जाती है, और इसका स्प्रिंग जो होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। तो बेंच वाइज की अलग अलग जो जबड़े जो पार्ट्स होते हैं वो आपके अलग अलग धातुओं से बनाए जाते हैं, और इन धातुओं से संबंधित, इन पार्ट्स से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन का जो है आपको आंसर पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है? तो ये जबड़े की चौड़ाई के द्वारा लिया जाता है, और बेंच वाइज को जो फिट करना होता है यह वर्कर के केवनी के लेवल के बराबर में फिट करना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे बेंच वाइज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी क्वेश्चन का जो है आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, 5S सिस्टम का क्या लाभ होता है? तो याद रखिएगा, 5S सिस्टम से जो है आपकी प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। ठीक है, 5S की बात करें तो ये जापान की देश है, जिसमें 5S का मतलब होता है सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेट्सु और शिट्सुके। ठीक है, तो ये जापानी टर्म है। अब हिंदी में बात करें अगर इंग्लिश की, तो शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये आपके इंग्लिश टर्म है, इंडियन टर्म है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, लोहे के शुद्धिकरण की कितनी विधियाँ हैं? तो लोहा जो होता है इसकी शुद्ध करने की 3 विधियाँ हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस, ग्रेविटी प्रोसेस और मैग्नेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यह 3 विधियों के माध्यम से जो है लोहे का शुद्धिकरण किया जाता है। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, 60 नंबर क्वेश्चन आपका, कास्ट आयरन में कौन सा गुण पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो कास्ट आयरन में होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पाई जाती है, और इसी वजह से जो है कास्ट आयरन के जो है आपके बेड बनाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि लेथ मशीन के जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कास्ट आयरन में जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से जो है हम कास्ट आयरन का जो है लेथ मशीन का बेड बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर का, मानव स्वभाव में वसा विशिष्ट स्वभाव क्या है? तो मानव में एक गुण होता है जो होती है जिज्ञासा, यानी कि किसी भी नई चीज़ को अगर मानव देखता है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो है जिज्ञासा प्रकट करता है। तो यह क्या होती है? मानव स्वभाव में वसा विशिष्ट स्वभाव क्या है? जिज्ञासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, कृत्रिम श्वास देने की सरलतम विधि क्या है? तो अगर कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसे अगर सांस लेने से संबंधित दिक्कत है तो हमें सिल्वेस्टर या सेफर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इसमें आसान कौन सी है? तो सिल्वेस्टर विधि जो है आसान होती है। ये भी आप याद रखिएगा कि सांस लेने की, कृत्रिम श्वास देने की कितनी विधि है? तो 2 है, सिल्वेस्टर और सेफर, और सबसे आसान कौन सी है? तो सिल्वेस्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर का, स्मेल्टिंग विधि को प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, यह ब्लास्ट फर्नेस की तरह जो है ब्लास्ट फर्नेस को करा कि 90 नंबर क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग विधि प्रयोग की जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो है लोहे के उत्पादन करने की 3 विधियाँ हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है, ग्रेविटी प्रोसेस और मैग्नेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, हेमेटाइट ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, जो हेमेटाइट ऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है F2O3। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हेमेटाइट ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको थोड़ा नोट करके रखेंगे आप लोग कि हेमेटाइट ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है F2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हाई स्पीड स्टील की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.7%। ठीक है, और हाई स्पीड स्टील के बारे में बात करें, हाई स्पीड स्टील, तो इसके अधिकतर जो है कटिंग टूल बनाए जाते हैं, और इसमें जो टंगस्टन होता है, ठीक है, क्रोमियम होता है और वेनेडियम होता है। यह 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम जो होता है आपके 1% हो जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्टील हाई स्पीड स्टील में मुख्य तत्व क्या है? तो इसमें टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यह अधिक मात्रा में पाया जाता है हाई स्पीड स्टील में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम लंबाई के टेपर किस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा,
रखिएगा कि कम लंबाई के जो टेपर है वो आपके कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और चलिए अब अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, जब और टूल को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जब और टूल को ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो कूलेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाला चीज़ल कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो वेल्डिंग शॉप में हम कोल्ड चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो कोल्ड चीज़ल इसके राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ल जो होते हैं आपके मुख्यतः दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, एक कोल्ड चीज़ल और एक हॉट चीज़ल। ठीक है, और वेल्डिंग शॉप में हम कोल्ड चीज़ल का प्रयोग करते हैं, और कोल्ड चीज़ल में भी स्पेशली बात करें तो फ्लैट चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। फ्लेम की बात करें तो आपके 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेम कितनी प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, फ्लेम जो होती है आपके 3 प्रकार की, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग, ये 3 प्रकार की फ्लेम होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, ब्रेजिंग से पूर्व स्टील को साफ करने के लिए किस एब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ब्रेजिंग से पहले स्टील को साफ करने के लिए हम एमरी क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिग का कौन सा पार्ट ड्रिल के लिए सही लोकेशन प्रदान करते हैं? तो ड्रिल का जो गाइड बुश होता है वह सही लोकेशन प्रदान करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो गाइड बुश इसका राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, सोल्डर के पिघल कर जोड़ बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सोल्डर के पिघल करके जो जोड़ बनाता है उसे हम स्वेटिंग कहते हैं, स्वेटिंग। ठीक है, सोल्डर की बात करें तो इसमें लेड और टिन का यह मिश्रण होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा यह लेड और टिन का मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी होती है? तो धातुओं के हार्डनेस से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपके क्या है, एब्रेसिव है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो इसकी हार्डनेस होती है 9.6। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी है होती है, तो याद रखिएगा यह 9.6 होती है। और इसका जो कलर होता है वह लाल रंग का होता है, नीला रंग का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है, तो ये इसको याद रखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और हेमाटाइट ऑक्साइड का रंग लाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, ओपन स्ट्रक्चर की रेंज क्या है? तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डेंस, ठीक है, और एक ओपन। तो डेंस की स्ट्रक्चर होती है वो आपके 1 से 8 तक होती है, और ओपन की होती है वो 8 से 16 तक होती है। तो देख लीजिएगा, ओपन है तो 8 से 16 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर का, प्रोडक्शन शॉप में किस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन शॉप में हम सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर का, अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये टॉलरेंस कहा जाता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और टॉलरेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में जाओ के एक ही तरफ साइड जो है छूट दी जाती है, जबकि बाइलेटरल टॉलरेंस में आपके जाओ के दोनों साइड में छूट दी जाती है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका, एसिटिलीन गैस में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस में जो कार्बन की मात्रा होती है 92.3% होती है। तो 92.3% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेल्डिंग द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर का, मास प्रोडक्शन में किस रिमर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जो मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हम पायलट रिमर का प्रयोग करते हैं। रिमर की बात करें तो यह प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग पहले से किए गए होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, फाइल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो याद रखिएगा, फाइल का जो वर्गीकरण है वो आपके 4 प्रकार से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू क्रॉट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू शेप। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, शेप के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, कट के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। तो ये आपके 4 प्रकार से स्पिल जो है फाइल का वर्गीकरण किया जाता है, शेप के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, कट के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से। ठीक है,
और फाइल की बात करें तो यह प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग धातु की सरफेस से अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। तो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का, ब्रास के लिए रेक एंगल रखा जाता है। तो याद रखिएगा ब्रास के लिए हम 0 रेक एंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ही पॉजिटिव जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए पॉजिटिव, ठीक है। और ब्रिटल जो मटेरियल होता है, ब्रिटल के लिए हम नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही ब्रास के लिए जो रेक एंगल रखा जाता है वो 0 रेक एंगल रखा जाता है। रेक एंगल आपके 3 प्रकार के होते हैं, 0 रेक एंगल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 3 प्रकार के रेक एंगल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेनर मशीन कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा प्लेनर जो मशीन होती है आपके फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं। तो 39 का फॉरवर्ड स्ट्रोक इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही शेपर मशीन जो होती है आपके बैकवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेनर स्पिन अगर बैकवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती है तो कौन सी मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती है। तो याद रखिएगा वहाँ पे शेफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का, कास्टिंग और फोर्जिंग की हुई जाब की सतह पर कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ पे हम चक पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या जो आपकी सरफेस जो है अच्छी सरफेस नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम भी चक पाउडर का प्रयोग करते हैं। मार्किंग मीडिया की बात करें तो आपकी 4 प्रकार की होती हैं, चक पाउडर हो गया, प्रोसियन ब्लू हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया और सेलुलोज लेकर हो गया, ठीक है। तो आपके अलग अलग प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं। चक पाउडर की बात करें तो ये आपके जो फोर्जिंग या कास्टिंग की हुई सतह पर प्रयोग किए हैं। प्रोसियन ब्लू जो आपके फिनिशिंग की गई सतह पर प्रयोग किए थे, ठीक है। इसके साथ ही सेलुलोज लेकर होता है, ये आपके अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। और कॉपर सल्फेट जो होता है यह जहरीला होता है। तो मार्किंग मीडिया से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर का, घड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले गियर किस प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो घड़ियों में जो गियर प्रयोग किए जाते हैं वो आपके स्टैंपिंग प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो स्टैंपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर का, सामान्य धातु के लिए टेम्परिंग तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा सामान्य धातु के लिए जो टेम्परिंग तापमान होता है वो 240 टू 270 डिग्री रखा जाता है। टेम्परिंग क्या होती है, तो किसी भी धातु को गर्म करने पर उसके अंदर जो है हार्डनेस का गुण बढ़ जाता है और इसी के साथ ही ब्रिटलनेस का भी गुण उसमें आ जाता है। तो धातु हार्ड हो जाती है, इसके साथ ही ब्रिटल होती है। और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम धातु की जो मेटल है उसका टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग करने के लिए क्या करते हैं, मेटल को हम पानी या तेल में उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उसको डुबोते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सामान्य धातुओं के लिए जो टेम्परिंग तापमान होता है वो 240 से लेकर 270 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर का, बड़े साइज़ के होल बनाने के लिए, ठीक है, किस बुश का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा बड़े साइज़ का होल करने के लिए हम लाइनर बुश का प्रयोग करते हैं। तो लाइनर बुश इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, जिग पर टॉलरेंस पार्ट्स की टॉलरेंस का कितना % होना चाहिए, कितना % देना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो आपका 20 टू 50 डिग्री आपका % रखा जाता है। जिग पर जो टॉलरेंस होती है वो पार्ट्स की टॉलरेंस की 20 टू 50 डिग्री रखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर का, रेजिस्टेंस ब्रिजिंग में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड बने होते हैं। तो रेजिस्टेंस बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं वो आपके कार्बन के बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि इलेक्ट्रोड का साइज़ कैसे लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड का साइज़ जो होता है वो उसके कोर डायमीटर के हिसाब से लिया जाता है। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टील के जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि फेराइट हो गया, ठीक है, पियराइट हो गया। तो जो स्टील का जो पियराइट स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का, लेथ की स्टडी के पैड किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा लेथ स्टडी के जो स्टडी रेस्ट के जो पैड होते हैं वो आपके ब्रश धातु से बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका, कार्बाइड और सिरेमिक टूल की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कार्बाइड और सिरेमिक टूल की जो ग्राइंडिंग होती है वह डायमंड टूल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर का, पार्टिंग ऑफ फ्यूल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो पार्टिंग ऑफ फ्यूल होते हैं वो आपके रबर बॉन्ड से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलिकेट बॉन्ड में प्रयुक्त सिलिकेट कणों को पकाने के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा जो सिलिकेट बॉन्ड में जो सिलिकेट प्रयोग किए जाते हैं उसको पकाने के लिए हम 260 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। और हमने DRDO के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन के सिलेक्शन वाली क्लास। उस सीरीज़ में हमने सभी जो है आपके न्यू की बुक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। इसके साथ ही फीडर टेट के अलग अलग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का जो है डिस्कशन उस सीरीज़ में हमने किया है। और अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार उस सीरीज़ को जरूर देखे आइए, डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
आज की इस वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।